प्रकृति। 10 साल बाद देश लौटना आमतौर पर काफी उत्तेजना की बात होती है, पर सबके लिए नहीं। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी ऐसी शिक्षा देती है कि वे उम्मीद करना ही भूल जाते हैं। देश विदेश और अपने पराये का फर्क मिट जाता है। जहां रहते हैं वही उनका देश हो जाता है और जिनसे जान पहचान हो जाती है वही उनके रिश्तेदार बन जाते हैं। हावड़ा स्टेशन पर उतरते समय अमृत का बहुत ज्यादा भावुक होना लाजमी था। जो देश वो कभी सब कुछ हार कर छोड़ गया था, आज उसी दौलत का 3 गुना लेकर वापस लौटा है। अमृत के मन में कितनी यादें जाग सकती थी और वो भावनाओं में बह सकता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे बस ये बात याद आई कि एक दिन इसी स्टेशन से वो 3rd क्लास में बैठकर देश छोड़कर गया था और आज यहीं 1st क्लास से उतर रहा है। खास तौर पर यही बात उसे क्यों याद आई कौन जाने। क्या अचानक भिखारी बनकर देश छोड़ने से ज्यादा 3rd क्लास में बैठना उसके लिए बड़ा दुर्भाग्य बन गया था। अंग्रेज सहयात्री से विदा लेते समय उसे बस उस दिन की भीड़ और पसीने से लथपथ लोगों के बीच बैठने की तकलीफ के सिवा और कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो लगभग 3 साल तक गरीब रहा था। उन 3 सालों के इतिहास को याद करने पर ऐसी यादें साफ उभरती हैं कि कब और कहां गंदे लोगों के करीब रहने से उसे बर्दाश्त के बाहर तकलीफ हुई थी। उसके मन के अंदर एक अजीब सा रहस्य है कि उसकी कैसी अजीब प्रकृति है कि उसे गरीबी से ज्यादा गरीब इंसान को झेलने में तकलीफ होती थी। ज्यादातर सामान और गाड़ी अमृत ने पहले ही कलकत्ता भेज दी थी। सोफर गाड़ी लेकर आया है। गाड़ी में बैठकर शहर के किनारे खरीदे गए अपने उसी पुराने घर की तरफ जाते हुए अमृत यही सोचने लगा, पैसों का अभिशाप उसे पता है और जिनकी जरूरत से ज्यादा पैसे हैं उनसे वो नफरत करता है, पर जिनकी जरूरत भर के पैसे भी नहीं है उन्हें भी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मगर उनके लिए एक गहरा सम्मान वो 10 साल से अपने मन में दबाए बैठा है। खास तौर पर अपने देश के गरीब मध्य वर्ग के लोगों के लिए, पैसों के लिए वे उम्र भर तरसते हैं और पैसों के आगे सिर झुकाकर जिंदगी की कई कीमती चीजें कुर्बान कर देते हैं। फिर भी वे पैसों को ही इंसान की एकमात्र कीमत नहीं मानते और इंसानियत का मोल समझते हैं। अमृत ने अपनी जिंदगी में ये सबक सीखा है और उसका कड़वा स्वाद वो आज भी नहीं भूला है। पैसों के साथ कितनी आसानी से उसने अपने अमीर दोस्त खो दिए थे। अच्छे समय के दोस्तों वाली कहावत सब जानते हैं, पर अपनी जिंदगी में उसे झेलने और सिर्फ जानने में बहुत फर्क है। अमीर समाज के लिए अमृत का दिल नफरत से भरा हुआ था। विदेश में ये नफरत थोड़ी कम थी। भाषा और समाज का फर्क जैसे उन अमीर विदेशियों का बचाव करता था। लगता था कि वे अपने देश के उन अमीर लोगों जैसे नहीं हैं, जिनके लिए इंसान की इज्जत सिर्फ बैंक बैलेंस पर टिकी होती है। राखाल हालदार जिसके टेनिस कोर्ट पर उसके बच्चों के साथ खेलकर अमृत ने कम से कम 7 जोड़ी जूते घिसे थे, पर आखिरी बार उसके घर जाने पर उसे बाहरी कमरे से आगे जाने की इजाजत नहीं मिली थी। उस जैसे इंसान की तुलना वो विदेश के किसी भी अमीर से नहीं कर सकता था। इसीलिए वो उनसे मिल पाता था और उसकी कड़वी नफरत उसे दूर नहीं रखती थी। वहां रहने वाले मुट्ठी भर अमीर बंगालियों से ही उसका विरोध था। एक ठंडी और बनावटी शालीनता से वो उन्हें दूर रखता था। इसलिए नहीं कि वे बंगाली थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास पैसा था। नसीब की उल्टी हवा से मन की भावनाएं ठंडी पड़ गई थी, पर बंगाल और बंगालियों के लिए अमृत के मन में एक सहज ममता थी। देश आकर जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, ऐसी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, पर बाकी जिंदगी उसने देश में ही बिताने का फैसला किया है। बंगाल की हवा और बंगालियों का साथ, मध्य वर्ग के बंगालियों का। अमृत के मन में एक छोटा सा डरपोक संकल्प भी है कि किसी आम परिवार की शांत और सेवा करने वाली सादी सी लड़की को शायद वो एक दिन घर लाएगा। अपना ये घर अमृत ने एक दिन बेच दिया था और इसे फिर से खरीदने में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी और पैसे भी बहुत ज्यादा देने पड़े, पर कोई बात नहीं। इस घर के गेट से उसके नाम वाली पीतल की प्लेट एक दिन गिर गई थी और आज फिर वैसी ही प्लेट वहां लगाने में जो गर्व और आनंद है, उसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार था। उसका पुराना फर्नीचर भी काफी बचा हुआ था। पूरा घर घूमकर देखकर अमृत को बहुत आराम मिला। उसे लगा कि इस घर पर फिर से कब्जा करने की कितनी बड़ी चाहत 10 साल से उसके अंदर छिपी थी, जिसे वो अब तक पहचान नहीं पाया था।
पुराने ढंग से जीने की इच्छा वो छोड़ चुका है, फिर भी ये कितनी अजीब बात है कि सिर्फ उसका पुराना घर और पुराना फर्नीचर उसे इतनी खुशी दे रहे हैं। शायद ऐसा ही होना था। यहां रहते समय जिन लोगों के साथ उसका दिखावे का रिश्ता था, उनसे वो नफरत करता है, पर यहां की बेजान चीजों के खामोश स्वागत को वो खुशी से क्यों न अपनाए। इस घर और सामान की जुदाई में क्या वो एक दिन कम तड़पा था? दूसरी मंजिल के बरामदे में खड़े होकर अमृत चारों तरफ देखता है। कुछ नए घर बन गए हैं। पास ही गिरिन बाबू के बड़े 3 मंजिला घर को जैसे छिपाते हुए किसी ने उससे भी ऊंचा घर बना लिया है। गिरिन बाबू, अमृत के लिए उनके मन में इतना स्नेह था कि उन्होंने उसकी 11,000 की गाड़ी सिर्फ 5,000 नकद देकर खरीद ली थी। जैसे सावधान और सतर्क इंसान गिरिन बाबू है। अगर 2-3 हजार का मुनाफा न मिला हो तो शायद आज भी वे उसी गाड़ी में घूमते होंगे। सड़क के मोड़ पर रामलाल की पान की दुकान अब भी है। रामलाल एक दिन अमृत का बैरा था। गरीब भेष में पैदल चोर की तरह अमृत जिस दिन आखिरी बार यहां से गया था, रामलाल ने झुककर उसे सलाम किया था। सामने से गुजरते समय अमृत गाड़ी रोककर उससे बात करेगा। उसका वो बिना मांगा सलाम वो कभी भूल नहीं सकता। किस किस के घर जाकर मिलना है ये अमृत ने बहुत पहले ही तय कर लिया था। अगली सुबह वो निकल पड़ा। सबसे पहले वो अलीपुर के वकील प्रमथ बाबू के घर गया। अमृत का आखिरी केस प्रमथ बाबू ने ही बिना किसी फीस के लड़ा था। उसके बाद बीमार अमृत को 6 महीने अपने घर रखकर उनका इलाज भी कराया था। प्रमथ बाबू की वकालत कुछ खास नहीं चलती थी। बड़ी मुश्किल से घर चलता था। अमृत ने उन्हें कई बार अलग अलग मौकों पर पैसे भेजे थे। कभी कभी प्रमथ बाबू के पैसे मांगने के अंदाज और पैसे पाकर बहुत ज्यादा शुक्रिया जताने वाले पत्रों से अमृत को बुरा जरूर लगा था, पर उस चोट को उसने जानबूझकर भुला दिया। खुद को ये कहकर समझाया कि शायद उनके पत्र लिखने का तरीका ही ऐसा होगा। राहगीरों को दोनों तरफ के घरों से सटाते हुए संकरी गली में अमृत की गाड़ी सावधानी से प्रमथ बाबू के घर के सामने रुकी। प्रमथ बाबू खुद बाहर खड़े थे। बड़े सम्मान के साथ स्वागत करके वे अमृत को बैठने वाले कमरे में ले गए। वहां उनका बड़ा बेटा अविनाश बंगाली अखबार पढ़ रहा था। अमृत को देखते ही वो फौरन खड़ा हो गया। वो जिस तरह खड़ा हुआ लगा कि अब वो नहीं बैठेगा। उम्र में वो अमृत के बराबर ही होगा। अमृत जब इस घर में रहने आया था तो 7 दिनों के अंदर ही उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। पर उसके बाद 10 साल बीत चुके हैं और आज तो अमृत कोई सहारा मांगने नहीं आया है। आज अमृत के साथ दोस्त की तरह बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। प्रमथ बाबू के सारे बाल दूध जैसे सफेद हो गए थे। 10 साल में वे इतने बूढ़े हो जाएंगे अमृत ने सोचा भी नहीं था। उनकी घबराहट और संकोच को देखकर अमृत ने खुद ही बात शुरू की और सबका हालचाल पूछा। थोड़ी देर बाद बातचीत थोड़ी आसान तो हुई पर बिल्कुल स्वाभाविक नहीं हो सकी। तब अचानक अमृत को याद आया कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब वो यहां सहारा लेने आया था। बात करते समय वो जैसे हमेशा सावधान रहता था कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। वैसी सावधानी आज उनकी बातों को रोक रही है। कुछ पलों के लिए अमृत के चेहरे पर एक बेचैनी दिखी। हाथमुंह और उभरे हुए पेट पर भात लपेटे हुए 4 साल का एक नंगा बच्चा अचानक कमरे में आ गया और तभी शंख की चूड़ियों वाले 2 दुबले हाथों ने उसे झपटकर अंदर खींच लिया। कमरे का फर्श नम था और एक अजीब सी सीलन भरी बदबू अमृत की नाक में लग रही थी। वो आने वाला है इसलिए घर साफ करने की कोशिश की गई थी, ये साफ दिख रहा था। फिर भी चारों ओर गंदगी थी। भला सिर्फ जाले साफ करके कोई पुरानी दीवारों को चमकदार कैसे बना सकता है? झाड़ू लगाकर फर्श के गड्ढे कैसे भर सकता है? अमृत को एक अजीब सा दर्द होने लगा। छोटे साइज के कपड़ों की तरह कोई सख्त परत जैसे उसे मजबूती से दबा रही हो। उसके रुमाल की हल्की कीमती खुशबू अचानक उग्र होकर उसे घेरने लगी, जैसे यहाँ की अनजान और बेचैन करने वाली बदबू को पास न आने देगी। बैठने के अंदाज में अचानक उसने गौर किया कि वो बिना किसी आराम के बहुत सावधानी से बैठा है। कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखने और उसकी काली तेल लगी पीठ से टिकने में वो शुरू से ही हिचकिचा रहा है। ऐसा करने से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ वो अपनों को ढूंढने आया है। हमेशा आता जाता रहेगा, दिल खोल कर मिलेगा। उसकी तन्हा जिंदगी में इस घर के लोग साथी होंगे।
अगर वो इस तरह पत्थर बनकर उनकी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रहेगा तो उन्हें अपना कैसे बना पाएगा। हर पल अमृत अंदर जाने के बुलावे का इंतजार कर रहा था, पर किसी ने नहीं बुलाया। 2 बार अंदर आने जाने के बाद अविनाश एक प्लेट नाश्ता और एक गिलास पानी लेकर आया, फिर चाय लाया। यहां खाना होगा ये सोचकर अमृत कुछ खाकर नहीं आया था और उसे भूख भी लगी थी, पर सामने खाना देखकर जागने के बजाय वो भूख जैसे सोकर मर गई। जूठे बर्तनों से भरी काई जमी नल की जगह पर राख से मांजकर गंदे कपड़े से पोंछकर प्लेट और गिलास धोए गए थे। चाय के कप के मुड़े हुए हत्थे के कोने में बादामी रंग की सूखी मलाई लगी थी। चाय जिसने बनाई है कौन जाने, उसकी गोद में छोटा बच्चा होगा जिसके मुंह से लार और नाक से पानी बहता है। हल्का सा मुस्कुराकर अमृत बोला, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा काका, खाकर निकला हूं। चेहरे की झुर्रियों वाली खाल को और सिकोड़कर प्रमथ भी सादगी से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी ठीक से खातिरदारी करूं इतनी मेरी हैसियत तो नहीं है बेटा, पर थोड़ा सा तो मुंह मीठा करो। अविनाश बोला, मीठा शायद आप पसंद नहीं करते, ये केक खाइए, अच्छा केक है। आधा मन विरोध कर रहा था, ये नहीं चलेगा। 10 साल से संकल्प किया है कि इस घर में घुसकर घर के बेटे की तरह मांग कर और छीन कर खाना खाएगा। उसी उम्मीद में सुबह चाय तक नहीं पी। ये सब तुम्हें खाना ही होगा। पर उन चीजों को मुंह तक ले जाने की बात सोचकर ही अमृत का मन घिन से भर रहा था। उसके किचन में धूल का एक कण तक नहीं जम पाता। उसके रसोइये साफ सुथरी वर्दी पहनते हैं। उसका खाना किसी के हाथ से नहीं छुआ जाता। उसकी थाली और कप गर्म पानी और साबुन से धोए जाते हैं। हलवाई की दुकान का ये खाना और बेकरी का ये केक वो मुंह में कैसे डालेगा। 7 दिन की बासी मलाई लगे चाय के कप में कैसे घूंट भरेगा। अब अमृत की हंसी थोड़ी दर्द भरी दिखती है। कहता है, खाने के लिए सोच रहे हैं काका, कितनी बार आऊंगा और खाऊंगा। आज भूख नहीं है, न सही मेरा शरीर भी कुछ ठीक नहीं है। खाने में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो बीमार पड़ जाता हूं। प्रमथ ने हार मानकर कहा, चाय तो पी लो। चाय तो मैं पीता ही नहीं। चाय वो नहीं पिएगा। अमृत यही बात बोलने वाला था, पर उसके बदले इतना बड़ा झूठ वो न जाने क्यों बोल गया। सब कैसा उलट पलट हो रहा है। 10 साल से पाले हुए संकल्प बेमतलब होते जा रहे हैं। फिर भी अपनी प्यारी कल्पनाओं के इस दुखद अंत पर मन में जो उदासी आई है और बिना किसी झिझक के एक झूठ बोलकर जितना पछतावा हुआ है, उसके बीच भी क्या वो अविनाश की गर्दन के पास जमा मैल की लकीर को देखकर होने वाली घिन को भूल पाया, जिसे उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने का सोचा था। अगर उसकी गर्दन पर मैल की एक बारीक लकीर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। साबुन से धुला हुआ और सलीके से चमकता इंसान तो वो नहीं चाहता। वो तो चाहता है साफ मन का सच्चा प्यार, ऐसा मन जिसमें पैसे न बिछे हों। इसके अलावा ये तो पता ही है कि जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, रोटी कमाने की कड़ी तपस्या में उसे हमेशा गर्दन का मैल साफ करने का समय नहीं मिलता। अगर वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गरीब मध्य वर्ग के बीच अपनी सामाजिक जिंदगी वो कैसे बसा पाएगा। अचानक बहुत ज्यादा उत्साह दिखाते हुए अमृत बोला, चलिए काकी मां से मिलाता हूं। ये कहकर अंदर जाने के लिए अमृत तैयार होकर खड़ा हो गया। समझ आ गया कि उसके इस अचानक फैसले से पिता पुत्र थोड़े घबरा गए हैं। बिना कुछ कहे अविनाश अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, चलिए। अविनाश की मां जल्दी जल्दी रेशमी साड़ी पहन रही थी। अमृत ने जब जाकर प्रणाम किया तब भी वे उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाई थी। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया भी या नहीं ये समझ नहीं आया। चटाई बिछाकर उन्होंने मेहमान को बैठने को कहा। माथे के पास जहां बाल सफेद हो रहे थे वहां एक छोटी सी रसोली तक घूंघट को खींचकर बोली, अच्छे हो बेटा। अमृत सहज होकर बोला, अच्छा ही हूं काकी मां। और सब कहा गए। सुनीति की बात कर रहे हो? वो शायद रसोई में है। अमृत बोला, बुलाइए ना, देखो कैसी बड़ी सियानी हो गई है। सुनीति आई। भात लपेटे हुए उस नंगे बच्चे को जो शंख की चूड़ियों वाले 2 हाथ बाहर के कमरे से झपटकर ले गए थे। उन्हीं हाथों से साड़ी का मैला आंचल थामे हुए। इसकी शादी में अमृत ने 2 बार में लगभग 500 रुपए भेजे थे। वो पैसा काम आया या नहीं सुनीति को देखकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका।
मन ही मन हिसाब करके अमृत ने देखा कि 13 और 10 मिलाकर सुनीति 23 साल की हो गई है। उम्र का जो भरपूर यौवन होता है उसका एक टूटा हुआ हिस्सा भी सुनीति के पास नहीं था। इधर ओट में खड़े होकर प्रमथ और अविनाश की न जाने क्या मशवरा चल रहा था। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र की बहू, एक 15 साल की लड़की और सुनीति की उम्र की एक विधवा लड़की एक एक करके कमरे में आकर खड़ी हो गई और साथ आए कुछ छोटे बड़े बच्चे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी की आंखों में उत्सुकता, पर किसी के मुंह में कोई बात नहीं थी। अमृत के आने से इस घर की रोज की जिंदगी जैसे थम गई थी। अमृत समझ गया कि घर की औरतों को उसके सामने लाने की हिचकिचाहट को घर के दोनों मर्दों ने अब जाकर दूर किया है। सुनीति की छोटी बहन सुमति को देखकर अमृत की मानसिक उथल पुथल सबसे ज्यादा बढ़ गई। सुमति की उम्र काफी हो गई थी। अब शादी न करना ठीक नहीं होगा। इससे पहले चिट्ठी में प्रमथ ने अमृत को इशारों में ये बात बता दी थी। मदद मांगने की वो बस एक भूमिका थी। मध्य वर्ग के सादे परिवार की एक सादी सी लड़की को घर लाने की जो हल्की सी चाहत अमृत के मन में आई थी, क्या उसी की प्रेरणा से वो सुमति को अपनी आंखों से देखने के लिए कुछ खास तौर पर उत्सुक था। सुमति दिखने में बुरी नहीं है, शरीर पर एक मैली साड़ी होने के बावजूद। इस उम्र की जो स्वाभाविक सासफाई होती है उसकी कमी उसमें नहीं है, ये समझ आता है। उसका शर्माता हुआ नम्र अंदाज भी अच्छा है। फिर भी जैसे अमृत मन ही मन बुरी तरह निराश हो गया। न जाने कैसे वो समझ गया कि सुमति के अंदर सब कुछ एक दिखावा है। ये उसका आंखों को धोखा देने वाला एक नाटक है, किसी तरह जिससे वो कुछ दिनों के लिए किसी की बहू बन सके, इसीलिए उसने ये सब जुटाया है। उसका असली चेहरा बिल्कुल सुनीति जैसा है, तन का भी और मन का भी। माथे पर सिंदूर चढ़ते ही देखते देखते उसकी सुंदरता ढल जाएगी। नम्रता बस एक चापलूसी बन जाएगी। प्यार एक पागलपन होगा और किशोर उम्र की वो भोली सादगी मिटकर स्वार्थ की एक बारीक कुटिलता दिखने लगेगी। ये चौंकाने वाली अंतर्दृष्टि जैसे किसी रोशनी की तरह अमृत के मन में जाग उठी। सुमति को परखने आकर वो सुनीति की परीक्षा कर रहा था। आधा घंटा पहले झिझकते हुए कदमों से सुनीति कमरे में आई थी। आधे घंटे में उसके दिल में ममता की बाढ़ आ गई थी। अगर वो बाढ़ बस वहीं तक रहती तो अमृत एक अंधे की तरह खुद को खुशनसीब मानता, कुछ न देखता, कुछ न समझना चाहता। पर सिर्फ उतना ही तो नहीं है। अमृत के लंबे कुर्ते के नीचे वाले पॉकेट से उसका बटुआ चटाई पर गिर गया था। सुनीति के आंचल के नीचे वो दब गया है। सुनीति का चेहरा पीला पड़ गया है। उसकी बातें और हंसी जैसे कोई पागलपन है। सुनीति के पति के पास नौकरी नहीं है, न रहे, वो खुद और उसके पति बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। सुनीति ही सुमति का एकमात्र और पक्का भविष्य है। सिर्फ इस विश्वास को पकड़कर रखने जितना नासमझ अमृत नहीं है, ये बात किसी भी तरह भुलाई नहीं जा सकती कि बहुत समय से सुनीति के पति के पास नौकरी नहीं है, और अगर वो सुमति से शादी कर ले तो शायद ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब सुमति की एक गुजारिश सुनीति के पति जैसे 2-4 लोगों को नौकरी दिलाकर उन्हें निहाल ना कर सके। वो सुमति को अपना ले तो सुमति एक दिन सुनीति बन जाएगी। ये डर गाड़ी में बैठने से पहले ही अमृत के मन से मिट गया। पर सुमति से भी कोई उम्मीद रखी जा सकती है या नहीं, इसमें शक है। उल्टी वजह से वो भी एक नए तरह का दुखद अंत पाएगी। मध्य वर्ग के सादे और कल्पनाओं में जीने वाले परिवार की शर्मीली लड़की सुनीति अगर अभाव में ऐसी हो गई है तो अमीरी सुमति को क्या बना देगी कौन जाने। पैसे न होने से ज्यादा पैसे होना तो कम डरावना नहीं है। अमृत से बेहतर ये कौन जान सकता है। ऑफिस का समय हो गया है। सड़क पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों की भीड़ है। गाड़ी कभी तेज कभी धीरे चल रही थी। गाड़ी की रफ्तार कम होने पर दोनों तरफ की भीड़ के चेहरों पर अमृत को आज सिर्फ गुस्सा और भूख दिखने लगी। आज जैसे नंगे बदन कुछ ज्यादा ही आंखों को चुभ रहे हैं। एक भिखारी का चेहरा जैसे हजारों लोगों को ओझल कर रहा है। उनके लिए अमृत के मन में गहरा दर्द है और उनके करीब होने के प्रति एक गहरी नफरत भी। अचानक गाड़ी रोककर दूर से उसने एक भिखारी को 1 रुपए का सिक्का फेंक कर दिया। एक दूसरे भिखारी को लंगड़ाते हुए जल्दी से पास आते देख डरे हुए इंसान की तरह उसने ड्राइवर से जल्दी गाड़ी चलाने को कहा
और उसकी गाड़ी जैसी एक और बड़ी गाड़ी पीछे से आकर उस भिखारी को कुचल गई तो उसे एक तरह की राहत ही महसूस हुई। उस गाड़ी में बैठे सजे धजे और मोटे सवार से वो बहुत नफरत करता है, पर लंगड़ाते हुए जब वो भिखारी गाड़ी की तरफ बढ़ा था तब वो जिस तरह सिहर उठा था। उस गाड़ी के पास आकर रुकने पर 2 हाथ की दूरी में उस मोटे और नफरत भरे अमीर को देखकर वैसे हल्की सी सिहरन भी उसके मन में नहीं जागी। पैसों के गलत और असमान बंटवारे का पाप जिनसे उम्र भर घिनौना प्रायश्चित कराता है, लाख टकों की ताकत जुटाकर उनके बीच रहकर उन्हें प्यार करके उन्हीं में से एक होकर जीने के इरादे से की गई 10 साल की तपस्या का ये कैसा अंजाम है। दूर से उन पर दया करने का मानसिक विलास तो कमोबेश सब में होता ही है, फिर उस भारी शरीर वाले अमीर के साथ और मेनका के पिता राखाल हालदार के साथ उसके बीच फर्क ही क्या रहा। अमृत नीचे उतर गया। दांत पीसते हुए उसने भिखारी की कुचली हुई लाश को दोनों हाथों से उठाकर गाड़ी में लिटा दिया। कंधे के पास भिखारी के बहुत पुराने जख्म से जो खून रिस रहा था, उस पर अपनी हथेली दबाकर उसने सोफर से कहा, अस्पताल नहीं। अस्पताल से निकलकर अमृत का मन गर्व से हल्का नहीं हुआ। पल भर के उस पागलपन ने जो गहरी जलन पैदा की थी, उसके शांत होते ही खून से सने कपड़ों के स्पर्श से उसका शरीर जैसे सिकुड़ने लगा। उसे लगने लगा जैसे वो किसी गंदे नाले में गिर गया था या किसी कूड़ेदान में। तेज गाड़ी चलाकर सोफर उसे घर ले गया। अमृत भागकर सीधा बाथरूम में घुस गया। पूरे दिन उसे अपना शरीर अपवित्र लगता रहा। किसी दिमागी मरीज की तरह वो अपने नहाए हुए साफ शरीर के उस आधे घंटे के गलत इस्तेमाल को जैसे किसी भी तरह माफ नहीं कर पा रहा था। शाम के बाद उदास, चिड़चिड़े और निराश मन से वो दूसरी मंजिल के कमरे में बैठा था। तभी बैरे ने आकर राखाल हालदार का कार्ड थमाया। अमृत हल्का सा मुस्कुराया। वो जानता था कि राखाल हालदार आएगा। वो जानता है कि सब आएंगे, आज या कल। उन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई कमजोरी नहीं। हालदार जैसे ही कमरे में घुसा, अमृत ने बड़े उत्साह के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। कितने समय से वो अकेला रहा है। इंसानों के साथ के बिना क्या इंसान जी सकता है? नफरत करके और बिना प्यार किए। कम से कम इसका एक बहुत ही असली नाट किए बिना, चाहे वो झूठ हो, चाहे धोखा हो। इंसानों की ऐसी ही प्रकृति है। समाप्त।